आइवो जिमा पैसिफिक ओशन में एक बहुत बहुत छोटा सा एक टापू है। इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है 7.2 किलोमीटर है और अपने सबसे ज्यादा जहां पे चौड़ा है वहां पे सिर्फ 4 किलोमीटर चौड़ा है। ये इतना छोटा सा टापू, बट इस टापू को लेके अमेरिका का यह मानना था कि उसको ये छोटा सा टापू हासिल करना है और इसी वजह से जापानीज फोर्सेस चाहती थी कि कुछ भी हो जाए हम ये टापू अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे। जापानीज लोग इस बात को जानते थे कि वो अमेरिकन इन्वेडिंग फोर्सेस को हरा नहीं सकते, बट उन्होंने ठाना हुआ था कि जो यहां पे अमेरिकन फोर्सेस आएंगे अटैक करने के लिए, हम उनको इतना बुरी तरह उनको चोट पहुंचाएंगे कि वो आगे मेन लैंड जापान पे जो हमला करने वाले हैं उसके बारे में सोचना छोड़ दें। ये जापान का प्लान था। तो इस तरह से हम आते हैं एपिसोड 68 पे, मेरी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज जो है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बैटल ऑफ आइवो जिमा के बारे में, जो पैसिफिक थिएटर का एक बहुत ही घातक युद्ध था। कहानी शुरू होती है जुलाई 1944 से। ये एक जापानीज आइलैंड था जो अब 1944 में यूएस फोर्सेस ने अपने कब्जे में ले लिया था। ये पूरा मैलाना का कैंपेन था जिसमें अमेरिकन फोर्सेस ने साइपैन और बहुत सारे और भी आइलैंड्स को जीता था। इसके बारे में मैंने पिछले पुराने एपिसोड में बात की है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब साइपैन अमेरिकन फोर्सेस के हाथ में था, तो यहां से उन्होंने बॉम्बिंग रन्स करना शुरू कर दिया था जापान के मेन लैंड पे। यहां से अमेरिकन B-29 सुपर फोर्ट्रेस जो उनके बॉम्बर्स थे वो टेक ऑफ करते थे और नवंबर के महीने में उन्होंने जापान पे बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब बात यहां पे ये हुई कि यहां से उनको साइपैन तो उनके हाथ में मिल गया था, बट जब वो जाते थे जापान की तरफ तो बीच में एक छोटा सा आइलैंड था आइवो जिमा, जहां से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो अमेरिकन लोगों ने कहा कि नहीं, इस आइलैंड को भी हमको कैप्चर करना पड़ेगा। क्यों? उसके दो रीजन थे। पहली चीज तो ये कि आइवो जिमा से कुछ जीरो एयरक्राफ्ट थे, जीरो फाइटर्स जापान के, जो यहां से टेक ऑफ करके इन बॉम्बर्स को तंग कर रहे थे, अमेरिकन बॉम्बर्स को। और दूसरा रीजन ये था कि आइवो जिमा जापान के ज्यादा नजदीक था, तो जब भी यहां से कोई भी साइपैन से इनके बॉम्बर्स टेक ऑफ करते थे जापान की तरफ बॉम्बिंग करने के लिए, तो जब वो गुजरते थे आइवो जिमा के पास से, तो आइवो जिमा लोग अनाउंस कर देते थे जापान के पास कि भैया यहाँ पे आपके पास बॉम्बिंग होने वाली है, आप सतर्क हो जाओ। तो इस तरह से जापानीज मेन उनके होम आइलैंड्स पे लगभग 2 घंटे का उनको प्रायर नोटिस मिल जाता था। तो इस वजह से क्या हो रहा था ना कि जो अमेरिकन बॉम्बिंग कर रहे थे वो लोग जापान में, उसका उतना डैमेज नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ जो लेटे आइलैंड्स का जो अमेरिकन कैंपेन था, इसमें अमेरिकन को धीरे धीरे जीत मिल रही थी और जो उन्होंने सोचा था कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम लग नहीं रहा था लेटे कैंपेन में। इसी वजह से अमेरिकन लीडरशिप ने सोचा कि हमको यहाँ पे टाइम बच गया है लेटे कैंपेन में, तो क्यों ना हम एक मिशन स्टार्ट करें आइवो जिमा को कैप्चर करने का। और उसके बाद यहीं से हम लोग यहां से भी अपने एयरफील्ड बना के यहां से अपने बॉम्बर्स भेजेंगे जापानीज होम आइलैंड्स पे बॉम्बिंग करने के लिए। तो इस प्रकार से फिर अमेरिकन मिलिट्री लीडरशिप ने डिसाइड किया ऑपरेशन डिटैचमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव था आइवो जिमा के आइलैंड को कैप्चर करना। आइवो जिमा में जो जापानीज पूरी फोर्सेस थी, उनके जो कमांडर थे उनका नाम था जनरल तादामिशी कुरीबयाशी। ये जानते थे कि हम अमेरिकन फोर्स, इतनी सारी फोर्सेस एक साथ आएंगे तो उनको हम रोक तो नहीं सकते, वो लोग आ तो जाएंगे यहाँ पे और इस आइलैंड को कैप्चर तो कर लेंगे। ये जरूर कर सकते हैं बट कि इनको हम इतना कैजुअलिटीज दे दें, इतने सोल्जर्स को मार दें या घायल कर दें कि वो घबरा जाएं अमेरिकन फोर्सेस, और फिर वो जापानीज होम आइलैंड्स पे हमला करने से डरे और शायद से पोस्टपोन क्या कैंसिल ही कर दें जापानीज इन्वेजन। ये इन लोग का प्लान था जापानीज कमांडर का। तो उसने अपने सोल्जर्स को ये बोला हुआ था कि आपको हर एक जापानीज सोल्जर के बदले में 10 अमेरिकन सोल्जर्स की जान जानी चाहिए। ये उसने अपने सोल्जर्स को ये बता के रखा था। इस आइलैंड पे एक पहाड़ था जिसका नाम था माउंट सुरिबाची, और इसके नीचे बहुत सारे पत्थर थे। इस सब एरिया में मिला के कुल मिला के 750 से ज्यादा जापानीज बंकर्स थे। कुछ बंकर्स में उन्होंने बड़ी बड़ी गन्स लगा के रखी थी और कुछ बंकर्स में हॉस्पिटल्स थे, कहीं मशीन गन नेस्ट थे। तो इस तरह से बहुत बड़ा एरिया बना के रखा था और यहाँ पे इन्होंने ये सारे जो बंकर्स थे वो कहीं गुफाओं में या चट्टानों के पीछे इस तरह छुपा के रखे थे, ताकि अगर इन पे बॉम्बिंग हो तो ज्यादा डैमेज ना हो। और ये सारे जो बंकर्स थे, जो गुफाएं थी, ये सुरंगों के थ्रू आपस में कनेक्टेड थे। तो कुल मिला के इस छोटे से आइलैंड पे जापानीज लोगों ने 13,000 यार्ड का सिर्फ सुरंग ही सुरंग बना कर रखा था। सारे जो बंकर्स थे वो आपस में कनेक्टेड थे जमीन के नीचे से। जो अमेरिकन फोर्सेस थी, जब उनको बताया गया था कि आपको यहाँ पे अटैक करना है, तो इस बात को जानते थे कि यहाँ पे उनको जापानीज रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से और जो उनके ऊपर से प्लेन रिकॉनेसेंस कर रहे थे वो देख रहे थे कि हाँ, यहाँ पे जापानीज फोर्सेस की प्रेजेंस है। बट इतनी ज्यादा प्रेजेंस है ये बात अमेरिकन फोर्सेस को पता नहीं थी। बट क्योंकि वो जानते थे कि जितने पीछे के आइलैंड्स उन्होंने जीते हैं अमेरिकन ने,
उन आइलैंड्स को जीतने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि बार बार वो जाते हैं, अटैक करते हैं, और यहाँ से जापानीज रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं। तो इसी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि हम बहुत हफ्तों तक आइवो जिमा पे बॉम्ब्स ही बॉम्ब्स गिराएंगे। तो फिर दिसंबर साल 1944 में अमेरिकन ने अपने बॉम्बर्स भेजे, B-29 फ्लाइंग फोर्ट्रेसेस भेजे, और ये लगभग 5,500 टन के बॉम्ब्स उन्होंने इस छोटे से आइलैंड पे गिराए। ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड का एक भी कोना नहीं बचा था जिसपे बॉम्ब नहीं गिरा था। इतनी बुरी तरह उन्होंने बॉम्बार्डमेंट की। जो आइवो जिमा पे जो अमेरिकन फोर्सेस लैंड करने वाली थी मेन, उनको, वो एक्चुअली मरीन्स थे, और उनके जो कमांडर थे सीईओ, उनका नाम था हॉलैंड स्मिथ। वो चाह रहे थे कि जो इतनी हफ्तों से बॉम्बार्डमेंट की है वो भी इनफ नहीं है, हम लैंडिंग करने के तुरंत पहले वहां पे नेवल बॉम्बार्डमेंट भी करेंगे, मतलब शिप्स ले आएंगे पास में आइवो जिमा के, और शिप से फिर यहाँ पे शेल्स मारेंगे। 10 दिन का इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 10 दिन की नेवल बॉम्बार्डमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, बट इनकी रिक्वेस्ट को नेवी ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा 10 दिन की बॉम्बिंग तो नहीं मिलेगी आपको, 3 दिन की दे सकते हैं। और 3 दिन भी एक्चुअली उन्होंने किया नहीं। 3 दिन में पहले 2 दिन उन्होंने सिर्फ आधे दिन बॉम्बिंग की, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था। तो कुल मिला के नेवल बॉम्बार्डमेंट उतनी इफेक्टिव नहीं थी। और फाइनली फिर 19 फरवरी साल 1945 में सुबह 9 बजे मरीन्स ने आइवो जिमा पे लैंड करना स्टार्ट किया। जब यहां पे अमेरिकन मरीन्स लैंड किए तो उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई लैंड करने के बाद। और फिर इसीलिए उनको लग रहा था कि यार हमने जो इतनी बॉम्बार्डमेंट की है ना, वो शायद से सफल ही हुई, क्योंकि हमको अब यहां पे कोई मिलेगा ही नहीं जापानीज सोल्जर, सब लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। पर वो गलत थे। 1 घंटे के बाद जब यहां बहुत सारे मरीन्स आ गए, उनका जितना भी इक्विपमेंट था वो लोग लेके आ गए, उसके बाद फिर जापानीज जनरल सुरिबायाशी ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि अब आप फायर करना शुरू करो इनके ऊपर। तो जब इतने सारे सोल्जर्स आ चुके थे तब यहां से फायरिंग शुरू हुई, और बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा अमेरिकन फोर्सेस। पहला दिन खत्म होते होते 19 फरवरी की रात होते होते लगभग 2420 कैजुअलिटीज अमेरिकन को हो चुकी थी। अगले दिन फिर मरीन्स ने आगे बढ़ना शुरू किया। माउंट सुरिबाचू जो था उसका जो बेस था उसके पास इन्होंने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया। इसी के साथ एक और बड़ा चैलेंज ये था अमेरिकन सोल्जर्स के लिए कि उन्होंने एक बंकर में देखा कि जापानीज सोल्जर्स हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर फायर किया, उस बंकर को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और फिर वो आगे बढ़ गए। पर जब वो आगे बढ़ गए तो वापस फिर इस बंकर से फायरिंग होने लगती थी। वो इसलिए क्योंकि ये सारे बंकर जो थे आपस में सुरंगों से कनेक्टेड थे। तो यहां पे एक बार उन्होंने इस बंकर में जितने लोग थे उनको कैप्चर कर दिया या मार दिया और आगे बढ़े, तो उनको लगा कि ये बंकर खत्म, बट नहीं, पीछे आगे कहीं भी और से बंकर से जो कनेक्टेड थे सुरंगों से, सुरंग से यहाँ पे जापानीज सोल्जर्स आते थे उन बंकरों पे जो अमेरिकन लोग क्रॉस कर चुके हैं, और यहां से वो लोग अमेरिकन पे फायर कर रहे थे। इसी वजह से फिर अमेरिकन सोल्जर्स ने ये देखा कि हम सिर्फ गोली मार के अरेस्ट करके इनफ नहीं होगा, हमको पहले तो ग्रेनेड्स डालने अंदर, बॉम्ब से इसको पूरा डिस्ट्रॉय करना बंकर को, उसके बाद फ्लेम थ्रोअर से, मतलब आगों की लपटों से उन्होंने बंकर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। और धीरे 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 वो आगे बढ़ रहे थे उस पहाड़ के बेस के पास। फिर अगले दिन टैंक्स आ गए बीच पे और थोड़ी सी मदद मिली मरीन्स को। फिर उसके अगले दिन भी वो धीरे धीरे मूव कर रहे थे, बट अभी भी वो उस पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुंचे थे। तो फरवरी 23 साल 1945 में यहां पहाड़ के पास एक ऑफिसर था जिसका नाम था कर्नल चैंडलर जॉनसन। उसने अपने कुछ मरीज को इकट्ठा किया, कुल मिला के 41 मरीज को इकट्ठा किया और एक पेट्रोल पार्टी बनाई और उसको बोला कि तुम जाओ चोटी के पास, और अगर तुम चोटी के पास पहुंच जाते हो तो वहां पे जाके ये अमेरिकन फ्लैग लगा देना। उसको ये पता नहीं था कि वो कितना नजदीक ऑलरेडी चोटी के आ चुका है। तो ये 41 लोगों की टीम पहुंची और उनको लग रहा था कि वो लोग मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, बट वो लोग पहुंचे, समिट के पास पहुंचे और जाके कुछ 5 लोगों ने मिलके वहां पे एक झंडा लगा दिया उस चोटी के ऊपर। अब जब ये झंडा वहां लगा तो उनको पता नहीं था, बट आसपास जितने भी नीचे या इवन शिप्स पे दूरबीन लगा के जो लोग देख रहे थे उन्होंने देखा कि भाई हाँ सच में झंडा लगा दिया है अब इस पहाड़ की चोटी पे, मतलब हमने इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया। तो जैसे ही ये बात लोगों को पता चली तो लोग एकदम खुश होने लगे कि अरे हमारा झंडा वहां पे लग गया, मतलब हमने उस माउंटेन को कैप्चर कर लिया है। बट ये जो था कर्नल जॉनसन, इसने देखा कि ये मरीन्स ने इस पहाड़ को कैप्चर किया है, तो ये जो पहाड़ को कैप्चर करने का क्रेडिट है ये मरीन्स को मिलना चाहिए, नेवी को नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए उसने एक दूसरी पेट्रोल पार्टी भेजी। उसने कहा कि वो झंडा उतार के ले आओ, वो हम रखेंगे मरीन्स, और एक दूसरा बड़ा झंडा वहां पे लगाओ। तो दूसरी पार्टी वहां पे गई एक बड़ा झंडा लगाने के लिए, और उनको पता नहीं था कि एक छोटी सी चीज, सिर्फ ये जाके झंडा लगाना है वहां पे, वो झंडे लगाने का जो प्रोसेस है, वो जो मोमेंट्स है, वो जो पल है,
वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। क्योंकि जब कुछ अमेरिकन मरीन्स वहां पे जाके झंडा लगा रहे थे, साइड में ही एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था जो रोसेंथेल, और उस बंदे ने उस मोमेंट की फोटो खींची आइवो जीमा के ऊपर झंडा लगाते हुए। और वो जो फोटो है उसका नाम है रेजिंग द फ्लैग एट आइवो जीमा। और वो फोटो जब न्यूज़पेपर्स में पहुंची, अमेरिका पहुंची, तो एकदम मतलब ट्रेंड करने लगी, पूरी तरह से फेमस हो गई। और इसके बाद अमेरिका की सरकार ने इस फोटो को यूज करके एक जबरदस्त बॉन्ड की ड्राइव करवाई। मतलब हमारी आर्म फोर्सेस पे जो खर्चा हो रहा है उस पे लोगों से पैसे उन्होंने इकट्ठे किए और जबरदस्त उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। इतनी पॉपुलर ये फोटो हो गई थी रेजिंग द फ्लैग एट आइवो जीमा। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ये फोटो। इस इवेंट के बाद जापानीज रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया था आइवो जीमा पे, और ये कैंपेन खत्म होते होते लगभग 21,000 जापानीज सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई, और कुल मिला के सिर्फ 1000 जापानीज प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे। उसके कंपैरिजन में अमेरिकन ने 25,000 कैजुअलिटीज देखी थी और 7,000 उनके सोल्जर्स मारे गए थे। तो ये पहला बड़ा पैसिफिक वॉर में कैंपेन था जिसमें अमेरिकन कैजुअलिटीज जो थी वो जापानीज मौत से ज्यादा थी। इस वजह से ये जो आइवो जीमा का बैटल है ये बहुत कुख्यात है अमेरिकन हिस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने बहुत कैजुअलिटीज देखी थी इस एक बैटल में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को जितने भी मेडल्स ऑफ ऑनर मिले हैं, ये जो उनका सबसे बड़ा वीरता का जो उनका मेडल होता है, उसमें से 1/4 से ज्यादा मेडल इस एक बैटल में मिला है आइवो जीमा के। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बैटल है ये अमेरिकन हिस्ट्री में। तो 14 मार्च साल 1945 को अमेरिकन नेवी के चेस्टर निमित्ज ने इस बात को अनाउंस कर दिया कि भैया हमने आइवो जीमा को पूरी तरह कैप्चर कर लिया है। बट अभी ऐसा हुआ नहीं था। इसके बाद भी आइवो जीमा पे जापानीज सोल्जर लड़ाई कर रहे थे, और एक्चुअली उसके जो जूनियर लोग थे, निमित्ज के जूनियर लोग, वो कह रहे थे क्या अनाउंसमेंट किया इसने, किसको बोल रहा है कि खत्म हो गया, अभी हम लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद फिर फाइनली 26 मार्च को जाके इस बात को ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब आइवो जीमा अमेरिकन लोगों के कब्जे में। जो जापानीज लोगों के जनरल थे, जनरल कुरिबायाशी, उनकी बॉडी मिली नहीं, बट ऐसा कहा जाता है कि वो भी इस बैटल में मारे गए। तो इसीलिए बैटल ऑफ आइवो जीमा को इतना सिग्निफिकेंट माना जाता है पूरे अमेरिका के इतिहास में कि उन्होंने ये यहाँ पे जीत तो हासिल की, बट जीत इस कीमत पे हासिल की कि ऐसा लगने लग गया कि इस छोटे से आइलैंड को कैप्चर करने का कुछ फायदा हुआ क्या। अब इसके बारे में हिस्टोरियंस की अलग अलग राय है, बट हाँ फायदा तो हुआ था, क्योंकि इस आइलैंड को कैप्चर करने के बाद उन्होंने यहाँ से अपने कुछ सॉर्टीज की, बॉम्बिंग कैंपेन किए, और उसके अलावा कोई भी ऐसे जो बॉम्बर्स होते थे जो जापानीज मेनलैंड पे बॉम्ब करने जाते थे और उनको अगर उनके प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हुई, उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, तो वो आइवो जीमा पे लैंड कर पाते थे। अगर ये आइलैंड उन्होंने नहीं जीता होता तो ये आइलैंड वो इस्तेमाल नहीं कर पाते अपनी बॉम्बिंग कैंपेन्स के लिए या फिर अपने प्लेन्स को इमरजेंसी लैंड करवाने के लिए। तो ये तो था मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी सीरीज का एपिसोड 68। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है और पिछला एपिसोड है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको जनरली हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।